कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। मनमोहन जी लाए थे फाइनेंस मिनिस्टर से। बहुत तगड़ा क्लेम कर रहे हैं कि ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, फलाना रोड बना दी, ढिमकाना रोड बना दी। उससे बढ़िया प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं किया। प्राइवेट तो लूट रहे थे, मार रहे थे। यहाँ गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या बड़े बड़े उद्योगपति होना चाहिए और सरकार को भी सामने आता है मंच देना चाहिए बात कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीत रही है, चुनाव किस तरीके से जीते जाते हैं, ये जगाने का काम करता है। इस चीज़ का सुकून होगा। जब सारी दुनिया ताकतों के साथ खड़ी थी, हम ताकतों का विरोध कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैंने क्या कहा, ये आंदोलन पार्टी विशेष का है ही नहीं, ये आंदोलन हमारा आपका है। अच्छा, शिक्षा जगत में अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेमस अगर शिक्षक की बात की जाए या युवाओं के चहेते खान सर हैं, एक पटना वाले खान सर, तो क्या लगता है उनको भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या फिर समर्थन देना चाहिए क्या? हर वो आदमी जिसका बच्चा पढ़ रहा हो, हर वो आदमी जो शिक्षा जगत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, जिसके घर खानदान में कोई ना कोई पढ़ रहा हो, उसको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात तुम्हारे बच्चों के भविष्य की है, बात इस देश की रीढ़ की हड्डी की है, बात आने वाले भारत की है। ये भारत कमजोर ना पड़ जाए, ये भारत पिछड़ ना जाए, ये लड़ाई उस चीज की है। भारत को सशक्त बनाने की लड़ाई है। और जब भारत सशक्त बनेगा तो फिर हमारे आसपास कितनी भी महाशक्तियां होंगी, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए हमें खुद महाशक्ति बनना अच्छा, पड़ेगा। ये बताइए, ये अभिदीप के जो है, ये इन्होंने तमाम पार्टी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके भी कार्यकर्ताओं को इन्होंने आह्वान किया है कि आप लोग भी आओ और हमारा समर्थन करो। ऐसा क्यों? देखिए सुनिए, मैंने क्या कहा, ये आंदोलन पार्टी विशेष का है ही नहीं, ये आंदोलन हमारा आपका है। जैसे किसान आंदोलन, अगर आप अनाज खाते हैं तो आप आंदोलन का साथ दे रहे थे, आप गो गोबर खाते हैं तो आप किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आप अगर इस देश में शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको एक लेटर भी लिखना है ना, शिक्षा की जरूरत है, शिक्षित होना जरूरी है। आपके घर नोटिस गिर जाता है, आपके माँ बाप कहते हैं पढ़ के बताओ बेटा क्या लिखा है, इंग्लिश में आता है, बच्चा कुछ कुछ पढ़ के बताता है और फिर कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं। ये आंदोलन उस व्यवस्था को बदलने का आंदोलन है। तो समझिए कि ये इस चीज का आंदोलन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, नहीं, ये आंदोलन इस देश के हर युवा का आंदोलन है। किसानों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, तमाम जो है। मैंने क्या कहा, अगर आपका बच्चा स्कूल में बच्चा है तो उसे जाना, उसे आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है फिलहाल अगर देखा जाए, क्या लगता है ये आंदोलन सफल होगा या सरकार की जो मंशा? आंदोलन सफल हो या विफल हो, लेकिन इस चीज की खुशी होगी कि हम ऐसे दौर में जहां सरकारें बहरी थी, हम सरकार को कुछ सुना कर आए, जगाने का काम करके आए। इस चीज का सुकून होगा। अच्छा, जब सारी दुनिया ताकतों के साथ खड़ी थी, हम ताकतों का विरोध कर रहे थे, इस चीज का हमें सुकून रहेगा। जब सारी दुनिया एक तरफ नतमस्तक थी, हमने गलत को गलत कहा, इस चीज का सुकून मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है, आप लोग बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं। नहीं, जैसे कि अभी सरकार ने जिस तरीके से पार्टियों के साथ में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए सुनिए भाई, सरकार ने विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करी नहीं करी, वो राजनीतिक मुद्दा है, मगर इस देश में विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की शैली है और नरेंद्र मोदी जी की शैली है कि वो आज भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नेता देश में विपक्ष में होना चाहिए। अगर आज मोदी जी विपक्ष में होते तो शायद देश का ज्यादा उद्धार होता। सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए और सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं जी। तो आज अगर कोई सत्ता में बैठ के 10-12 साल सत्ता की मलाई चाटने के बाद ये कहे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो ऐसा आदमी तो विपक्ष में चाहिए ना, जो हर वक्त सवाल कर सके। जवाब देने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप विपक्ष में बैठो, और जवाब दे सकते हो तो सत्ता में बैठो। डेवलपमेंट क्या किया है सर? तो कुछ भी नहीं हुआ, काम तो एक भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसे मतलब जैसे ईवीएम के बारे में लोग बोलते हैं कि सरकार को वोट की तो जरूरत पड़ ही नहीं रही है क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है। और ईवीएम थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई इस मामले में। ये एक चारों तरफ चलता है कि ईवीएम में घपला है, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है। सुनो, बैलेट पेपर का तो ये कि चंडीगढ़ के अंदर आपने बैलेट पेपर से चुनाव देखे, मेयर ने ऑन कैमरा गड़बड़ी कर दी, पकड़ा गया, अलग बात है। लेकिन बैलेट पेपर से पहले भी होते थे, घोटाले होते थे। भाई ये सरकार आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने लगे, लोन का 2000 रुपए का लोन चाइनीज ऐप से लेने लगो,
वो आपका फोटो भी खींच लेगा, साइन भी ले लेगा, पैन कार्ड भी ले लेगा, तमाम फोन का एक्सेस भी ले लेगा। 2 मिनट के अंदर वो आपके पुरखों की डिटेल ले लेगा। फोटो पे ठीक है, एक लोन एप्लीकेशन की औकात ये है कि वो ये कर सकता है। इस देश के सरकारों के पास तमाम तंत्र हैं और वो इस देश की वोटिंग सिस्टम को सुधार नहीं पा रहे, तो थू है ऐसी सरकार पे। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुए थे, फ्री एंड फेयर थे, वहाँ पे भी मतलब एसआईआर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मतलब सवाल नहीं समझ पाया। जो बंगाल में जो चुनाव हुए हैं वो फ्री एंड फेयर मतलब ठीक ठाक तरीके से हुए हैं, या फिर जो एसआईआर को लेकर के वहाँ पे धांधली हुई है? और देखिए, सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसकी होती है। चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ ये सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीत रही है, चुनाव किस तरीके से जीते जाते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है जिसका सबको पता है। अब एसआईआर उसका एक हथियार हो सकता है, एसआईआर में इस्तेमाल किया जाता है ये सारे डेटा को चैलेंज करके, लेकिन एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है जो पहले भी होती थी, मगर उस प्रक्रिया में जो परिवर्तन लाया गया है वो बीजेपी सरकार लाई है। एसआईआर में जो परिवर्तन हो रहा है जिसके तहत लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, एकीकरण के नाम पर हाँ जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, ये हमारे देश के लोगों की अनअवेयरनेस को भी दिखाता है कि तमाम जगह हम सुन रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ये हुआ वो हुआ, उसके बावजूद हमारे डॉक्यूमेंट्स कच्चे हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे, तो हम कितने अनअवेयर हैं। तो फिर जनता का टैक्स का क्यों ले रहे हो? तो जनता का टैक्स अब का पैसा देना है। ये क्वेश्चन अपना आंदोलन से रिलेटेड है, जैसे सीजेबी प्रोटेस्ट है, जनता की है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की यहाँ पे मांग हो रही है और 5 दिन से यहाँ पे जो है मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। ज्यादा दिन हो गए, ज्यादा हो गए। नहीं, हंगर स्ट्राइक चल रहा है। हाँ, हंगर स्ट्राइक। 5 दिन हो चुके हैं और मतलब 30-40 की आबादी में लोग बैठे हुए हैं। तो 5 दिन होने के बाद में आंदोलन बहुत संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को भी सामने आकर के मतलब मंच देना चाहिए बातचीत का कुछ भी। तो ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे मतलब क्या मानसिकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये सरकार की पुरानी पॉलिसी है। बीजेपी सरकार क्या करती है, पिछली सरकारें क्या थी, आंदोलन से प्रेशर में आती थी। ये सरकार क्या है, आंदोलन से कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि अब हम कोई कांड करेंगे लोग आंदोलन में उलझे रहेंगे। अच्छा, हाँ, कोई व्यवस्था गड़बड़ होगी लोग आंदोलन में उलझे रहेंगे। ब्लास्ट करवा दें। अब सुनिए, तो यहाँ जब तक आप पिछला तिगड़म समझ पाओ, अगला कोई तिगड़म खड़ा हो जाता है, ये समझिए। दूसरी बात ये है कि सरकार का डेलीगेशन यहाँ तक नहीं आ रहा है। सरकार सीधे सीधे तौर पे ये मैसेज देना चाहती है कि तुम्हारी औकात यानी इस देश की जनता की औकात इज नथिंग। सीधी सीधी तौर पे ये मैसेज है, और अगर इस मैसेज को इस देश की जनता ना समझे, तो निरंकुशता हुई ना। हाँ, निरंकुशता हुई, ये नाजीवाद हुआ, ये हिटलरशाही हुई, तानाशाही हुई। और सरकार क्लियर तौर पे मैसेज दे रही है। 700 किसान मर जाते हैं, लोग आंदोलन पे बैठते हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, तो वो उन लोगों का अपमान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है कि तुम्हारी हैसियत इस देश के लोकतंत्र में कहाँ है। ये सोचने का विषय है। नहीं, तो इसमें फिर ये जो फेलियर है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की फेलियर हुई। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा पिलर है कहाँ? अब चौथा, लोग कह रहे हैं बिक गया, झुक गया, टूट गया, भैया गायब हो गया। नेशनल मीडिया है कहाँ यहाँ? ये आम नागरिक नेशनल मीडिया अगर यहाँ होती तो अब तक सरकार कौन से पायदान पे होती, आप सब जानते हैं। लेकिन नेशनल मीडिया का गुरूर भी आप लोग तोड़ रहे हैं कि अगर तुम नहीं दिखाओगे तो क्या आंदोलन दिखेगा? नहीं दिखेगा भैया। तो ये आवाज भले ही देश के सर्वोच्च पद पे बैठे लोगों के कानों में नहीं जा रही हो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को। जो ये वर्तमान जो हालत हो चुकी है, इसको पूंजीवाद से जोड़कर थोड़ा बताएंगे आपकी कैसे, मतलब पूंजीवाद का क्या रोल है इसमें? भाई भरपूर रोल है पूंजीवाद का, भरपूर रोल है पूंजीवाद का। आज यहाँ जो लोग बैठे हैं ये किस क्लास से संबंध रखते हैं, आप मुझे बता दो। क्या यहाँ पूंजीवाद समाज का कोई व्यक्ति है? यहाँ गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या बड़े बड़े उद्योगपति, इनमें से कोई बैठा है? नहीं बैठा। जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो भी नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं है? सीधी सीधी सी बात है कि जिसके पास पूंजी है उसके पास व्यवस्थाएं हैं। आज जितने भी बड़े बड़े स्कूल, आप एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा समझना। मैं बिहार के एक क्षेत्र में गया हूँ, सरकारी अस्पताल देखा मैंने गया जिले के अंदर। जिस अस्पताल जिले के अस्पताल में मैं गया, प्राइवेट अस्पताल में, मेडिवर्स में, हॉस्पिटल इतना शानदार था। क्या प्राइवेट अस्पताल के पास पैसे ज्यादा हैं? नहीं। व्यवस्था ज्यादा है? नहीं। प्राइवेट अस्पताल ज्यादा अच्छे डॉक्टर हायर कर सकता है? नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा सैलरी देता है? नहीं।
जब सब कुछ सरकार ज्यादा देती है, इसके बाद सरकारी अस्पताल गड़बड़ है, मशीनरी ज्यादा, पैसा ज्यादा, डॉक्टर ज्यादा, फिर भी गड़बड़ है। क्यों? टैक्स भी ज्यादा ये व्यवस्था है पूंजीवाद की। आज सरकारी स्कूल जो है रद्दड़ है, हाँ, सब सरकारी स्कूल सब रद्दड़ है और सब बंद करे जा रहे हैं। लेकिन वही उसी जिले में प्राइवेट स्कूल तुम्हें मिलेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल, सफारी इंटरनेशनल स्कूल, गुरुकुल द स्कूल, ऐसे ऐसे स्कूल मिलेंगे। और जिन स्कूलों की मंथली फीस जो है वो 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए है। कितना एक आम आदमी कमाता है महीने में? लेकिन सरकार तो जो टैक्स लेती है तो जिम्मेदारी लेती है ना कि हम कल्याणकारी योजनाओं में लगाएंगे, इन्हीं चीजों में पैसा लगाएंगे, फिर वो बाध्य बाध्य क्यों? आपने पूंजीवाद, मैंने पूंजीवाद का एग्जाम्पल दिया आपको। ये सेम जिले के अंदर सरकारी की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है और प्राइवेट की इतनी अच्छी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी अच्छा नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री इस चीज पर पैसा खर्च कर रही है कि सरकारी अच्छे ना हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमीशन जेब में जा रहा है ना। प्राइवेट से पैसा आता है सरकारों को, कमीशन के नाम पर आता हो, किसी नाम पर आता हो, डोनेशन के नाम पे आता हो। और इतनी आप 20,000 रुपए अगर किसी प्राइवेट स्कूल की फीस है, 15,000, 5,000 भी फीस है, और वो क्यों है? सरकारी व्यवस्था, जब सरकार वो सारी मॉनिटरिंग कर रही है वहां, तो किसी उसी जिले के अंदर जहाँ सरकारी फ्री पढ़ा रहा है, वहाँ प्राइवेट स्कूल 5,000 रुपए फीस किसकी मर्जी से ले पा रहा है? पूंजीवादी की व्यवस्था की मर्जी से ना। तो सर प्राइवेटाइजेशन अच्छा भी सबसे बड़ी बात भैया, है, जब जेब में पूंजीपति के प्राइवेटेशन की पॉलिसी आई थी इसलिए बढ़िया है। ताकि लोग कंधे से कंधा मिला के काम करें, लेकिन लोगों ने उसको हथियार बना लिया। हालांकि ये बात सच है कि कुछ प्राइवेट लोकल स्कूल जो कम फीस लेते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी उन्होंने थामा हुआ पूरी व्यवस्था को। जैसे कोरोना की बात कर लो, तो जो लोकल डॉक्टर ने काम किया है कोरोना के अंदर, उससे बढ़िया प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं किया। प्राइवेट तो लूट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन मोहल्ले का लोकल बंगाली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा था। संभाल भी इन लोगों ने रखा है, मगर इनकी व्यवस्था को सुधारेगा कौन? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता 2500 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है? और उस थाने के आदमी, उस थाने के एसएचओ को नहीं पता? फिर भी उस थाने का एसएचओ, इलाके का जो भी अधिकारी है, वो काम कुछ नहीं कर रहा, कहीं रोकथाम नहीं है, और आज भी मजबूर है गरीब आदमी ब्लैक से 2500 रुपए का लेने को। सरकार की नाक के नीचे चल रही है सारा काला बाजारी, और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तुम पे कब पूंजीवाद के दरवाजे तो 1991 में कांग्रेस के समय तो खुले थे ना, उसका क्या रीजन है? भाई बिल्कुल सरकार लाई, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई, लेकिन जिस तरीके से हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो सरकार ने दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। ये सरकार की खामी रही। इसमें पहले सिस्टम का सुधार होना जरूरी है। ये कांग्रेस की ही देन है पूंजीवाद की व्यवस्था का इस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आना, मगर कांग्रेस की मंशा पूंजीवाद को फैलाना नहीं था, ये हम कह सकते हैं। वैश्विक मंदी के तौर पे लाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, जब देश में आर्थिक मंदी थी और पूरी दुनिया में मंदी का दौर था, तब लाया गया था। 1991 में लाया गया था, मनमोहन जी लाए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो देश को 145वें नंबर की इकोनॉमी से उठा के देश को 10 बड़ी इकोनॉमी में सम्मिलित कराया। मनमोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज देख लो मगर इस देश में पूंजीवाद सन 2010 के बाद बढ़ना चालू हुआ है। 10 से पहले उतना नहीं था, लेकिन 10 के बाद बड़ी मात्रा में बढ़ना चालू हुआ। इसमें पिछली सरकारें भी जिम्मेदार है, मौजूदा सरकार भी जिम्मेदार है। भाई ये भैया को देखा है मैंने। और कुछ और भी यही नेता का टोल टैक्स नहीं लगता, पर जो 15-20 हजार उसका टोल टैक्स लग रहा है। टोल टैक्स का छोड़ो यार। नहीं, देखो टोल टैक्स का तो ऐसा बताइए। सिस्टम है गरीब भाई, जब लोग आप सड़क पर चलते हैं आपके मन में गाना बजता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। सीधा सा सिस्टम है। लोग बहुत तगड़ा क्लेम कर रहे हैं कि ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, फलाना रोड बना दी, ढिमकाना रोड बना दी। रोडें सिर्फ वो बनी है जिस पर टोल लग रहा है, ये ध्यान रखना। जो रोड बनी है उस सब पे टोल है। तो टूटी पड़ी सारी। हाँ, और जितनी जो सरकार कॉलोनियों की गलियां नहीं बनवा पा रही, वो रोड बनाने का क्लेम कर रही है। गलियां, नालियां, ये सब टूटी पड़ी हैं। परेशान है स्कूल में तो जाके। तो जैसे वर्तमान समय में जिस तरीके से संसद आवारा हो चुकी है, तो उसको अगर लाइन पे लाने के लिए आप क्या सजेशन देंगे युवाओं को, देशवासियों को, कि इस जो सीजीपी प्रोटेस्ट है इसमें अपना कंट्रीब्यूट करे, और किस तरीके से इसको आप गाइडेंस देंगे एक तरीके भैया संसद आवारा नहीं हुई है। संसद भवन तो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उन कुर्सियों पर बैठे हैं वो दरअसल निरंकुश हो चुके हैं। वो हिटलर वादी पे ज्यादा, मतलब हिटलर शाही पे अग्रसर हो चुके हैं। सिंदूर के 6 जवान और ये वहाँ प्राइवेट स्कूल 5,000 रुपए फीस किसकी मर्जी से ले पा रहा है? पूंजीवादी की व्यवस्था की मर्जी से ना। तो सर प्राइवेटाइजेशन अच्छा भी सबसे बड़ी बात भैया, जब जेब में पूंजीपति के। प्राइवेटेशन की पॉलिसी आई थी इसलिए
बढ़िया है। ताकि लोग कंधे से कंधा मिला के काम करें। लेकिन लोगों ने उसको हथियार बना लिया। हालांकि ये बात सच है कि कुछ प्राइवेट लोकल स्कूल जो कम फीस लेते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी उन्होंने थामा हुआ पूरी व्यवस्था को। जैसे कोरोना की बात कर लो, तो जो लोकल डॉक्टर ने काम किया है कोरोना के अंदर, उससे बढ़िया प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं किया। प्राइवेट तो लूट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन मोहल्ले का लोकल बंगाली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा था। संभाल भी इन लोगों ने रखा है, मगर इनकी व्यवस्था को सुधारेगा कौन? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता 2500 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है? और उस थाने के आदमी, उस थाने के एसएचओ को नहीं पता। फिर भी उस थाने का एसएचओ, इलाके का जो भी अधिकारी है, वो काम कुछ नहीं कर रहा, कहीं रोकथाम नहीं है, और आज भी मजबूर है गरीब आदमी ब्लैक से 2500 रुपए का लेने को। सरकार की नाक के नीचे चल रही है सारा काला बाजारी, और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तुम पे कब पूंजीवाद के दरवाजे तो 1991 में कांग्रेस के समय तो खुले थे ना, उसका क्या रीजन है? भाई बिल्कुल सरकार लाई, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई, लेकिन जिस तरीके से हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो सरकार ने दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। ये सरकार की खामी रही। इसमें पहले सिस्टम का सुधार होना जरूरी है। ये कांग्रेस की ही देन है, पूंजीवाद की व्यवस्था का इस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे आना, मगर कांग्रेस की मंशा पूंजीवाद को फैलाना नहीं था, ये हम कह सकते हैं। वैश्विक मंदी के तौर पे लाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, जब देश में आर्थिक मंदी थी और पूरी दुनिया में मंदी का दौर था, तब लाया गया था। 1991 में लाया गया था, मनमोहन जी लाए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो देश को 145वें नंबर की इकोनॉमी से उठा के देश को 10 बड़ी इकोनॉमी में सम्मिलित कराया। मनमोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज देख लो, मगर इस देश में पूंजीवाद सन 2010 के बाद बढ़ना चालू हुआ है। 10 से पहले उतना नहीं था, लेकिन 10 के बाद बड़ी मात्रा में बढ़ना चालू हुआ। इसमें पिछली सरकारें भी जिम्मेदार है, मौजूदा सरकार भी जिम्मेदार है। भाई ये भैया को देखा है मैंने। और कुछ और भी यही नेता के टोल टैक्स नहीं लगता, पर जो 15-20 हजार उसका टोल टैक्स लग रहा है। टोल टैक्स का छोड़ो यार। नहीं, देखो टोल ये टैक्स का बात तो ऐसा बताइए। सिस्टम है गरीब भाई, जब आप बताइए। सड़क पर चलते हैं आपके मन में गाना बजता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा देते जाना। सीधा सा सिस्टम है। लोग बहुत तगड़ा क्लेम कर रहे हैं कि ये रोड बना दी, वो रोड बना दी, फलाना रोड बना दी, ढिमकाना रोड बना दी। रोडें सिर्फ वो बनी है जिस पर टोल लग रहा है, ये ध्यान रखना। जो रोड बनी है उस सब पे टोल है। तो टूटी पड़ी सारी। हाँ, और जितनी जो सरकार कॉलोनियों की गलियां नहीं बनवा पा रही, वो रोड बनाने का क्लेम कर रही है। गलियां, नालियां, ये सब टूटी पड़ी हैं। परेशान है स्कूल में तो जाके। तो जैसे वर्तमान समय में जिस तरीके से संसद आवारा हो चुकी है, तो उसको अगर लाइन पे लाने के लिए आप क्या सजेशन देंगे युवाओं को, देशवासियों को, कि इस जो सीजीपी प्रोटेस्ट है इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, और किस तरीके से इसको आप गाइडेंस देंगे एक तरीके भैया संसद आवारा नहीं हुई है। संसद भवन तो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उन कुर्सियों पर बैठे हैं वो दरअसल निरंकुश हो चुके हैं। वो हिटलर वादी पे ज्यादा, मतलब हिटलर शाही पे अग्रसर हो चुके हैं। सिंदूर के 6 जवान। और ये कमी इस देश के लोगों की है। आज हमारे देश की संसद में 40-45% लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं, जिन पे मर्डर के, रेप के चार्जेस हैं। आज अगर देश सुधारना पड़ जाए तो संसद भंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। क्रिमिनल, वो समझो ना कि दिया तले अंधेरा वाला सिस्टम है। हम उन लोगों को कानून बनाने की जिम्मेदारी देते हैं जो खुद कानून के ऑफेंडर हैं। जिन लोगों को कानून तोड़ने की आदत लगी है, हम उन लोगों को कानून की जिम्मेदारी देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इस देश के लोगों की भी भूमिका है। भाई उस संसद में हमने, किसने भेजा उन लोगों को? हमने, आपने। और अगर हमें ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं तो खराब वो नहीं है, खराब हम है भाई। हमें अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। ये इतने से लोग हैं, ये बदलाव चाहते हैं, लेकिन जितने घरों में बैठे हैं वो व्यवस्था बन